नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक। तो पिछली क्लास में हम लोगों का जो चल रहा था गुप्त काल तक हम लोग बात कर लिए थे। तो आज हम उसके आगे बात करेंगे पुष्यभूति वंश। ठीक। तो इसमें हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश में हर्षवर्धन के विषय में। हर्षवर्धन। ठीक। तो हर्षवर्धन का अगर बात किया जाए तो ये 7वीं शताब्दी में। ठीक है। अगर बात किया जाए 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में ये भारत के सर्वशक्तिशाली, भारत के सर्वशक्तिशाली या सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक। और बात किया जाए तो ये इनका जो क्षेत्र था, किस क्षेत्र से थे, तो ये थानेश्वर, थानेश्वर ये हरियाणा में है। ये हरियाणा वाले क्षेत्र में जो अंबाला का क्षेत्र है वहाँ पर थानेश्वर है। ठीक। तो ये वहाँ से संबंधित थे। ठीक। तो इनकी एक बहन थी, उनका नाम था राजश्री। इनकी एक बहन थी, उनका नाम था राजश्री। ठीक है। इनकी शादी हुई थी मौखरी वंश के नरेश। राजश्री की अगर बात किया जाए, इनकी शादी जो है मौखरी वंश के नरेश, मौखरी वंश के एक नरेश होते थे, उनका नाम था गृहवर्मन। गृहवर्मा। ठीक। और गृहवर्मा थे और इनकी हत्या हो जाती है, इनकी हत्या कर देते हैं मालवा के नरेश थे देवगुप्त। ठीक। तो गृहवर्मा की हत्या कौन करता है? मालवा के नरेश देवगुप्त। ठीक। देवगुप्त जो मालवा के नरेश थे। ठीक है। इन्होंने गृहवर्मा की हत्या कर दी तो राजश्री विधवा हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि अपना राज्य, ठीक, तो राजश्री ने अपना राज्य जो है हर्षवर्धन को सौंप दिया। ठीक। तो ये जो गृहवर्मा थे ये कहाँ के नरेश हुआ करते थे? ये थे कन्नौज के। ठीक। कन्नौज वाले क्षेत्र पे। तो राजश्री फिर शासन करने लगती हैं, फिर इन्होंने कुछ समय बाद अपना राज्य क्षेत्र जो है हर्षवर्धन को सौंप दिया। ठीक। तो हर्षवर्धन अब शासन करने लगे कहाँ तक? कन्नौज। ठीक। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज वाला क्षेत्र है ये सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है। ये उस समय तत्कालीन सत्ता का प्रमुख केंद्र बन जाता है और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कन्नौज बना लेते हैं। ठीक। तो राजधानी बना लिए किसे? कन्नौज को। ठीक है। तो और हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आता है। ठीक। उसका नाम है वेनसांग। ठीक। वेनसांग चीनी यात्री। ठीक। ये वेनसांग चीनी यात्री आता है और ये लगभग कब आता है? तो 629 से 645 ईस्वी। ठीक है। ये इतने तक भारत में रहता है और ये बेसिकली ये आया था बौद्ध बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए। ठीक है। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है।
बौद्ध ग्रंथ क्या है, इसे धर्म ही कर दो, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और यहाँ से कुछ बौद्ध जो पांडुलिपियाँ थी, ग्रंथ थे, उन्हें ले जाने के लिए, ठीक, उनको संकलित किया। और वेनसांग ने अपना यात्रा विवरण लिखा है, उसकी पुस्तक का नाम है, अगर पुस्तक की बात किया जाए तो इन्होंने एक सी यू की, ठीक, सी यू की, सी यू की नाम से भारत यात्रा का विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक। और इन्होंने भारत के लिए जो शब्द यूज किया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इन्होंने भारत के लिए इन तू, इन तू, ठीक, या थियेन तून भी कहा जाता है, ठीक, इन तू शब्द का प्रयोग किया, ठीक। और बात किया जाए तो हर्षवर्धन के दरबार में, ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में एक उनके दरबारी कवि होते थे, उनका नाम है बाण भट्ट, ठीक। बाण भट्ट ये दरबारी कवि थे, ठीक। बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है हर्षचरितम। ये पूछा जाता है बार बार, हर्षचरितम की रचना की, ठीक है। और हर्षवर्धन खुद जो है यह साहित्यकार था, ठीक है, तो कला प्रेमी था, साहित्य प्रेमी था। तो हर्षवर्धन ने भी हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथों की रचना की, ठीक, उनका नाम है, एक है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ठीक। तो हर्ष ने 3 किताबें जो है उनकी, प्रियदर्शिका होगी, नागानंद होगी, रत्नावली, इसकी रचना की, ठीक। तो आगे बात किया जाए हर्षवर्धन के विषय में, तो हर्षवर्धन जो है ये प्रयागराज में, हर्षवर्धन जो है प्रयाग में, ठीक, तो उस टाइम इसका नाम प्रयागराज जो है तो प्रयाग था। यहाँ पर ये प्रत्येक 5 वर्ष पर, ठीक, प्रत्येक 5 वर्ष पर मोक्ष परिषद, ठीक, मोक्ष परिषद, ठीक, याद रखना ये जो शब्द है मोक्ष परिषद, ठीक। तो मोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्ष जो है कि हर 5वें वर्ष, तो 5 वर्ष में, या यहाँ बोल सकते हो 5वें वर्ष मोक्ष परिषद का आयोजन करता था, ठीक, जहाँ पर इन्होंने बुद्ध बुद्ध के अतिरिक्त बुद्ध के अतिरिक्त शिव और सूर्य, शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी, ठीक है। और बात किया जाए कन्नौज, ठीक, तो ह्वेन कहता है कि कन्नौज जो है, कन्नौज एक समृद्ध नगर था, ठीक। तो
कन्नौज को ये समृद्ध नगर बताता है। और इसका जो है नाम जो है महोदय श्री, महोदय श्री, ठीक यही बताता है। तो कन्नौज का जो प्राचीन नाम है तो उसे महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात किया जाए सीमा की। ठीक है, तो अगर सीमा की बात किया जाए या क्षेत्र की, ठीक है, तो हर्ष के समय जो क्षेत्र था यह कश्मीर और असम, मतलब कि कश्मीर से असम, और दक्षिण में बात किया जाए तो नर्मदा, ठीक, तो नेपाल से नर्मदा घाटी तक, नेपाल से नर्मदा घाटी तक, ठीक। तो हर्ष का जो साम्राज्य है वो कश्मीर से लेकर असम तक और नेपाल से नर्मदा घाटी तक विस्तृत था। ठीक, तो एक है ऐहोल प्रशस्ति, इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति के ऐहोल प्रशस्ति में हर्ष को शकलोत्तरा पथेश्वर, शकलोत्तरा पथेश्वर, ठीक, शकलोत्तरा पथेश्वर, ठीक, कहा गया है। इसका मतलब होता है कि जो शकलोत्तरा पथेश्वर, इसका मतलब होता है कि संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी, संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी, ठीक है। तो हर्ष को संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। अब हर्ष की मृत्यु के बाद, ठीक, हर्ष की मृत्यु के बाद 8वीं शताब्दी में कन्नौज में, ठीक, यशोवर्मन का आधिपत्य होता है। ठीक, तो हर्ष की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद यशोवर्मन आते हैं। लेकिन इस टाइम क्या होता है कि यहाँ पर अधिकार को लेकर, ठीक, अगर मैं मैप के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो ठीक, अगर मैप से समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पर कन्नौज है, ठीक, ये है कन्नौज, ठीक। तो कन्नौज पर अधिकार को लेकर, ठीक, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पे अधिकार को लेकर एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक, तो क्या बोलते हैं उसे, बात कर रहे हैं हम लोग त्रिपक्षीय, त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष होता है जिसमें, ठीक, गुर्जर प्रतिहार, इस तरफ जो है गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक, और यहाँ पर ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाल थे, यहाँ पाल है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, ठीक, और इस तरफ जो है राष्ट्रकूट है, ठीक। तो ये तीनों उस टाइम बड़ी शक्तियां होती थी, ठीक। तो ये तीनों कन्नौज पर अधिकार को लेकर संघर्ष करती हैं और युद्ध होता है, ठीक।
और ये युद्ध लगभग 200 वर्षों तक चलता है। ठीक, तो इसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, तो इसमें भाग लेने वाले प्रमुख राजा की बात किया जाए तो पूछा जाता है, इसको याद रखना। पाल वंश से कौन कौन थे, तो पाल वंश से जैसे धर्मपाल हो गए, देवपाल, विग्रहपाल। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख पाल वंश के शासक हुए जिन्होंने यहाँ त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक, अगर हम बात करें आगे गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन से शासक हुए जो इसमें भाग लिए थे, तो वत्सराज, हो गए, नागभट्ट, नागभट्ट द्वितीय। ठीक, नागभट्ट द्वितीय है, मिहिर भोज, है। ठीक, और महेंद्र पाल भी हैं। तो ये सब जो है गुर्जर प्रतिहार में ये प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। ठीक, और राष्ट्रकूट शासक में बात किया जाए तो कौन कौन है, ध्रुव है, सबसे बड़ा नाम ध्रुव का आता है, ध्रुव थे। और गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। और इसके बाद हैं अमोघ वर्ष, अमोघ है यार, अमोघ वर्ष। ठीक, तो ये प्रमुख शासक हुए हैं जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। और यह युद्ध जो है लगभग 200 वर्षों तक चलता है। अगर इसकी बात किया जाए तो यह लगभग 200 वर्षों तक ठीक चलता है। और अंत में गुर्जर प्रतिहारों का, अंत में गुर्जर प्रतिहारों का शासन स्थापित होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंत में गुर्जर प्रतिहार जो है वो विजय होते हैं और अपना शासन स्थापित करते हैं। ठीक है, यह हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे अभी इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश में, देखते हैं कौन से सर्वश्रेष्ठ शासक हुए हैं, उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, इसमें सर्वश्रेष्ठ शासक जो हुए हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ शासक हुए उनका नाम है मिहिर भोज, मिहिर भोज। ठीक, इन्हें भोज प्रथम भी कहा जाता है, याद रखना। अगर कहीं केवल भोज प्रथम आए तो ये मिहिर भोज की बात हो रही है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के, ठीक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। ठीक है, और इनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो लगभग 836 से 889, ठीक है, ये ईस्वी की बात चल रही है, ये 889 ईस्वी के मध्य था। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी बात किया जाए तो राजधानी की, तो इन्होंने राजधानी अपनी कन्नौज को बनाते हैं। ठीक है, तो राजधानी जो है कन्नौज को बनाते हैं। ठीक, और बात किया जाए मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज ने एक उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि भी पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है। तो इनकी उपाधि थी, उसको बोलते हैं आदि वराह, आदि वराह।
ठीक। तो ये आदि वराह की उपाधि धारण करते हैं और ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। ठीक, हिंदू धर्म में भी वैष्णव धर्म जो था, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक। और इन्हीं के समय में एक अरब यात्री आया था, उसको भी जान लो। तो भोज प्रथम के समय ही एक अरब यात्री आया था जिसका नाम है, अरब यात्री आया था जिसका नाम है सुलेमान। ठीक, अरब यात्री सुलेमान भी आया था, जो किसके समय में आया था, तो भोज प्रथम के समय में। ठीक। अब हम बात करेंगे गढ़वाल एवं चंदेल वंश के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो बात करेंगे गढ़वाल। ठीक। गढ़वाल वंश। ठीक। या इसी में बात कर लेंगे चंदेल। तो चलो बाद में चंदेल को देख लेते हैं, अभी इनके विषय में बात कर लेते हैं हम लोग। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य है वो समाप्त होता है लगभग 1080 के आसपास। 1080, 1080 में गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है साम्राज्य समाप्त होता है। उसके बाद 1080 में चंद्रदेव, ठीक, 1080 में चंद्रदेव, ठीक, चंद्रदेव ने कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना की। चंद्रदेव ने कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना की। ठीक है। तो गढ़वाल वंश की अगर बात की जाए, संस्थापक कौन है, तो चंद्रदेव हैं। ठीक। और इसमें सबसे शक्तिशाली अगर शासक की बात किया जाए, तो गढ़वाल वंश में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, ठीक, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है गोविंद चंद्र हुए। गोविंद चंद्र। ठीक है। इनकी जो सीमा है अगर बात किया जाए, इनका जो साम्राज्य है, का साम्राज्य क्षेत्र की बात किया जाए, तो इनके साम्राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश से बढ़कर लगभग मगध तक है। ठीक। तो मगध में मगध एवं मालवा, ठीक, एमपी का जो मालवा है, मालवा क्षेत्र तक हो गया था। ठीक है, मालवा तक विस्तृत था। इनका जो क्षेत्र है वो मालवा तक विस्तृत था। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक चीज और इनके विषय में याद रखना कि गढ़वाल जो नरेश हुआ करते थे, इनको काशी नरेश कहा गया है। इनको काशी नरेश कहा गया है। ठीक। तो इतिहास में इन्हें क्या कहा गया है, काशी नरेश। ये याद रखना कि गढ़वाल वंश के जो नरेश हुआ करते थे उन्हें काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, उसके विषय में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
गढ़वाल वंश का अंतिम शासक, ठीक। तो अंतिम शासक हुए हैं राजा जयचंद। जयचंद्र, ठीक है। और इनका समय है लगभग 1170 से 1193 ईस्वी, ठीक। और ये जो है राजा जयचंद्र, इनके विषय में एक दो चीज जानते रहो। तो ये जो है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या इनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, ठीक। तो इनके समकालीन थे, ठीक है। तो राजा जयचंद्र जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। एक चीज पढ़े होंगे आप लोग भी, जो संयोगिता थी, ठीक, राजा जयचंद्र की बहन थी क्या शायद, मतलब कि संयोगिता का जो कहानी है पृथ्वीराज चौहान के साथ, वो आगे पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है राजा जयचंद्र जो है वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन है, ठीक है। और राजा जयचंद्र के हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम अगले पेज पर चलें या यहीं समझते हैं थोड़ा सा। तो राजा जयचंद्र के दरबार में, इनके दरबार में श्री हर्ष नाम का एक दार्शनिक रहता था, ठीक है। श्री हर्ष, ठीक। ये दार्शनिक था और संस्कृत कवि था, ठीक, संस्कृत भाषा का कवि था। इन्होंने एक रचना की है, उसका नाम है नैष्ठा चरित, ठीक। नैष्ठा चरित की रचना किसने की है? श्री हर्ष ने, ठीक। और इसी में एक कहानी है जो बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें है नल दमयंती की प्रणय कथा। नल दमयंती की प्रणय कथा, ठीक है। इस ग्रंथ में नल दमयंती की प्रणय कथा है, ठीक है, जो बहुत फेमस है। ये चीज जानते रहना, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे अब, हम लोग आगे बात करेंगे चंदेल शासक की। चंदेल शासक, ठीक है। तो चंदेल जो हैं ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। किधर? बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चंदेल वंश की स्थापना हुई थी, ठीक। तो इनके विषय में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, जो खजुराहो के मंदिर स्थापत्य हैं, ठीक। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो खजुराहो में जो मंदिर है, जैसे एक बहुत फेमस मंदिर है उसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक। तो ये कहाँ पर है? खजुराहो में ही है। चंदेल शासक के समय में इसकी, मतलब कि इसको निर्मित किया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे
उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ठीक, हम लोग बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में जो मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, इसकी शुरुआत जो है वो होती है गुलाम वंश से। ठीक, गुलाम वंश से। ठीक, गुलाम वंश से शुरू होता है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग देख लेते हैं कि जो ये यूपी वाला क्षेत्र है, इधर आसपास में कुल 5 राजवंश थे। ठीक, मध्यकाल में जो फेमस थे उसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, शुरू में जो आता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। बात करते हैं पहले दिल्ली सल्तनत की। ठीक, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए हैं। 5 राजवंश हुए, उनको एक बार देख लेते हैं हम लोग। गुलाम वंश, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और पांचवा है लोधी वंश। ठीक, तो ये कुल 5 राजवंश हुए हैं जिनके विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए इनमें जो जो महत्वपूर्ण है, हम केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे, सभी के विषय में यहाँ चर्चा करना उचित नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर गुलाम वंश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक, फिर इल्तुतमिश। ठीक, हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इसमें ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके विषय में बात करेंगे। और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक की, और सैयद वंश में किसी विषय में नहीं चर्चा करेंगे, और लोधी वंश में बात करेंगे थोड़ा सा सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के विषय में। सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक, तो इन लोगों के विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे, और इसी में हम लोग बात कर लेंगे जौनपुर के इतिहास के विषय में। ठीक, जौनपुर का शर्की वंश जो है, जो शर्की साम्राज्य है। ठीक है, जौनपुर का शर्की साम्राज्य। ठीक, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आगे आएंगे, हम लोग बात करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश की चर्चा करेंगे, और मुगल वंश में ही हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा शेर शाह सूरी के विषय में, यही हम लोग पढ़ लेंगे शेर शाह सूरी के विषय में थोड़ा सा। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अवध के नवाब के विषय में। ठीक है,
अवध के नवाब के विषय में। तो ये हम लोगों का पूरा रहेगा मध्यकालीन इतिहास में। ठीक, मध्यकालीन इतिहास में हम लोग इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, अगर मैं इसे छोटा करके दिखाऊं तो ये है उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 जो राजवंश हुए हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक, सैयद वंश के विषय में चर्चा करने के लिए कुछ है नहीं खास, तो यहाँ से इसको स्किप कर देंगे और लोधी वंश के विषय में चर्चा करेंगे। फिर जौनपुर का जो शर्की साम्राज्य है उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर मुगल वंश, और मुगल वंश में भी हम लोग जो मुगल में जो इम्पोर्टेंट है उनके विषय में चर्चा करेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, तो बाबर से औरंगजेब तक हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अवध के नवाब के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, अवध के जो नवाब हुए हैं, फिर इसमें अवध क्षेत्र में जो लखनऊ का क्षेत्र है, लखनऊ क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य भी हुए हैं स्थापत्य के क्षेत्र में, तो उन सब पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अब दिल्ली सल्तनत। ठीक, दिल्ली सल्तनत में भी हम लोग शुरू करेंगे पहला गुलाम वंश। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अब गुलाम वंश। ठीक, गुलाम वंश में हम लोग बात करेंगे ऐबक की। ठीक, थोड़ा सा इसमें समझ लो कि दिल्ली में जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने, ठीक, इनके समय में मोहम्मद गोरी, ठीक, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। तो तराइन का युद्ध हम लोग देखते हैं। तराइन के युद्ध में क्या होता है कि तराइन का युद्ध जो पहला वाला युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है, लेकिन दूसरे में, ठीक, तराइन के दूसरा जो युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। ठीक, तो यहीं से शुरू होता है गुलाम वंश की। ठीक, तो गुलाम वंश में मोहम्मद गोरी जो है यहाँ से शासन नहीं करता है और ये अपना जो राज्य है ये सौंप कर चला जाता है। फिर ठीक, तो राज्य सौंपता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये भी दिल्ली से शासन ना करके ये दिल्ली से बाहर जो काबुल वाला क्षेत्र है उधर से ये शासन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। ठीक, तो इल्तुतमिश से शुरुआत माना जाता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो इन्होंने 1206 में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक, तो इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, लाख बख्श। लाख बख्श। ठीक, तो ये बहुत दानी व्यक्ति था, तो इसे एक उपनाम से जानते थे, लाख बख्श के नाम से। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु होती है लगभग 1210 में, 1210 में ये चौगान खेल रहा था, पोलो जिसको बोलते हैं, पोलो या चौगान। ठीक, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाता है। ठीक है, घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। तब इनका दामाद और इनका दास, ठीक, इनका दास था और दामाद भी, उसका नाम था इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश जो, जब इनकी मृत्यु होती है तो ये बदायूं के सूबेदार थे उस टाइम। ठीक है, तो इल्तुतमिश को सत्ता सौंपते हैं। ठीक, तो इल्तुतमिश जो है अगला राजा बनता है और ये 1210 से लगभग 1236 तक, ठीक है, 1210 से 1236 तक सुल्तान बनते हैं। ठीक है, और गुलाम वंश के वास्तविक, ठीक, तो ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ये गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे और इल्तुतमिश को भी, इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है या गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम जो है किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम, ठीक है, तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और बात किया जाए तो इनके विषय में और बात किया जाए तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और उसे सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राजधानी को, राजधानी जो है दिल्ली को बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने राजधानी दिल्ली को बनाया, ठीक, और दिल्ली से शासन करना शुरू किया। और इन्होंने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक है टंका, ये चांदी का हुआ करता है। ठीक है, ये चांदी का टंका और जीतल, ठीक, ये तांबे का था। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल। टंका चांदी का था और जीतल तांबे का था। ठीक, और इल्तुतमिश ने ही राजत्व का सिद्धांत दिया था। अ, राजत्व का सिद्धांत, या फिर कह सकते हो इसे राजत्व का सिद्धांत नहीं, दल चालीसा। इतने दल चालीसा, दल चालीसा बनाया। ठीक है, और इसमें जो उस टाइम जो मंत्री थे, जो प्रमुख थे, ठीक, तो उनको इन्होंने दल चालीसा का मेंबर बनाया। ये कुल 40 लोगों का एक समूह था। ठीक, इसमें जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उनको शामिल किया था। ठीक है, जिससे विद्रोह की भावना न पनपे। ठीक है, और इल्तुतमिश ने ही इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक, तो इक्ता व्यवस्था क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जान लो। जैसे कोई राज्य है, ठीक है, सल्तनत में जो पूरा क्षेत्र था भारत में, उन क्षेत्र को, सभी क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में, ठीक है, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया गया। ठीक, और विभक्त करने के बाद उन छोटे भाग को इक्ता बोला गया। ठीक, और यहाँ पर एक प्रमुख की नियुक्ति होती थी और ये जो प्रमुख होते थे उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। ठीक, इन्हें इक्ता, इसके प्रमुख को क्या बोलते थे, वली या मुक्ति, वली या मुक्ति। ठीक है, और ये वंशानुगत पद नहीं होता था। ठीक है, यह जो पद है ये वंशानुगत ना होकर इन्हें सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था और सुल्तान इन्हें किसी भी इक्ते में स्थानांतरित भी कर सकता था। ठीक है, तो यह इक्ता व्यवस्था थी। और
सभी इक़्तिदार जो थे इन्हें अपनी सेना रखने का अधिकार था और कर उगाही करने का अधिकार था। ठीक, जो सेना है उनको इक्ते के राजस्व से उन्हें वेतन दिया जाता था। ठीक, और लेकिन जो कुछ भूमि थी जो ठीक जो सुल्तान के नियंत्रण में थी, जो सुल्तान के नियंत्रण में थी भूमि, उसे बोलते हैं खालसा भूमि। ठीक, खालसा भूमि वो भूमि थी जो सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। ठीक है, और इक्ता में भी ये जो पद पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में ये वंशानुगत हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले पर चलते हैं। तो गुलाम वंश का अगला प्रमुख शासक होता है बलबन। ठीक, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। ठीक, गयासुद्दीन बलबन ने ही इन्होंने जो तुर्क चहलगानी या फिर दल चालीसा था, दल चालीसा को समाप्त कर दिया। ठीक, बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। ठीक है, अगर बलबन का टाइम पीरियड देखा जाए तो 1265 से लगभग 87 तक था। ठीक है, इन्होंने दल चालीसा को समाप्त कर दिया और राजत्व का सिद्धांत दिया। राजत्व का सिद्धांत दिया इन्होंने। ठीक, और जिसे नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। ठीक, नियामत ए खुदाई अथवा दैवी राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक, ये बलबन है, और बलबन ने ही फारसी त्योहार, फारसी त्योहार नवरोज, नवरोज मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, और बलबन ने ही सिजदा और पायबोश, सिजदा और पायबोश की प्रथा शुरू की। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग, अगले वंश पर चलेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा क्या बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। ठीक है, खिलजी वंश में अगर सबसे प्रमुख शासक की बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हुए हैं। ठीक, तो हम लोग चलेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर, बात करेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी। इनके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर इनका समय देखा जाए तो लगभग 1296 से 1316 तक। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक इनका कार्यकाल रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि की बात किया जाए तो सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने धारण किया था, या द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में एक जो सबसे प्रमुख है उसे बोलते हैं बाजार नियंत्रण। ठीक, इन्होंने बाजार पर सभी वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए थे। ठीक, तो उसे बाजार नियंत्रण कहा जाता है। और इन्होंने ही सेना का, ठीक, अस्थाई सेना,
अस्थाई सेना की शुरुआत की। ठीक। और दाग एवं हुलिया प्रथा, दाग एवं हुलिया प्रथा की शुरुआत की। ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के विषय में है। और बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण भी होता है। ठीक है। इनके समय सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण होता है, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण। ठीक। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हो गया। और इनका एक सेनापति था, उसके विषय में थोड़ा जान लो, उसका नाम भी मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है ये सेनापति था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दक्षिण भारत का अभियान होता है उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है मलिक काफूर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगले शासक पर, चलते हैं तुगलक वंश के। फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं। इनका संबंध यूपी से कुछ ज्यादा रहा है, तो हम लोग बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक। हम लोग बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में दो नगर की स्थापना की थी। इन्होंने दो नगरों की स्थापना, कौन कौन से हैं? जौनपुर और यमुना नदी के तट पर एक है फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। ठीक। ये दोनों शहर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक करते हैं। और फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ में अशोक स्तंभ था। ठीक। तो मेरठ के अशोक स्तंभ को, अशोक स्तंभ को दिल्ली में, दिल्ली में स्थापित किया। ठीक। एक मेरठ में था और एक था टोपरा में। ठीक। ठीक। तो दोनों को कहाँ पर लेकर आते हैं? दिल्ली में। ठीक। फिरोज शाह तुगलक के समय में ही ये दोनों स्तंभ जो हैं दिल्ली में स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें अब दिल्ली टोपरा या दिल्ली मेरठ, ठीक, ये दोनों है, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जौनपुर में, ठीक, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही जौनपुर में मलिक सरवर ने, मलिक सरवर ने सरकी साम्राज्य, सरकी साम्राज्य, सरकी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। तो किसने किया था ये चीज याद रखना, मलिक सरवर ने। ठीक है। और जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहा जाता है, पूर्व का सिराज या उत्तर भारत की रोशनी, ठीक, या हिंदुस्तान की रोशनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसका क्षेत्र की बात करें तो, इसके साम्राज्य के क्षेत्र की बात करें तो यह नेपाल से विंध्याचल तक, ठीक है, नेपाल से विंध्याचल और इधर एटा से, ठीक, या इटावा से बात किया जाए
तो इटावा से बंगाल तक। ठीक। तो इसका क्षेत्र नेपाल से विंध्याचल तक और इटावा से लगभग बंगाल तक विस्तृत था। ठीक है। मलिक सरोवर के बाद जो है इसमें जो कुछ प्रमुख जो शासक होते हैं उनमें है मलिक सरोवर के बाद इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी। ठीक। तो इब्राहिम शाह सरकी के समय में जौनपुर का जो है बहुत ज़्यादा विकास होता है। ठीक। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा, संस्कृति, कला और व्यापार। ठीक। व्यापार के क्षेत्र में विशेष प्रगति होती है। ठीक। तो इसी प्रगति के कारण जो है इसे बोला जाता है सिराज हिंदुस्तान। ठीक। या पूर्व का सिराज। ठीक। तो क्वेश्चन में हमेशा आता है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो वहां पर होगा जौनपुर। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। किसके याद में किया था? तो उनका एक भाई था, उसका नाम है चचेरा भाई, बोलते हैं जौना खा। ठीक है। या मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी वो जाना जाता है। तो हम लोग अगला बात करेंगे अगले सुल्तान की, उसका नाम है सिकंदर लोदी। ठीक। लोदी वंश का एक प्रमुख शासक है, उसका नाम है, सुल्तान है सिकंदर लोदी। ठीक। तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में आगरा शहर बसाया। ठीक है। ठीक। तो आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी एक विद्वान व्यक्ति था। ठीक है। ये साहित्यकार भी था। यह साहित्य की जो रचना कर रहा था उसमें गुलरुखी। ठीक। गुलरुखी नाम से एक कविता लिखता था। ठीक। ये सिकंदर लोदी की बात हो गई। और हम बात करेंगे अब अंतिम सुल्तान की। ठीक। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान की बात करेंगे। अंतिम सुल्तान थे, उनका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ठीक। ये अंतिम जो है अंतिम सुल्तान हुए और इनकी हत्या, ठीक है, इब्राहिम लोदी की हत्या जो है युद्ध क्षेत्र में होती है। और पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में लगभग यह 1526 में होता है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हत्या कर दी। ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की हत्या पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर ने कर दी। इसे याद रखना। अब यहाँ से जो है सत्ता परिवर्तन होता है। अभी तक ये दिल्ली सल्तनत चल रहा था। ठीक। इसके बाद शुरू होता है मुगल काल। ठीक। तो बाबर ने यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है।
मुगल साम्राज्य। ठीक। तो मुगल साम्राज्य, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन की बात किया जाए, पहली बात तो भक्ति आंदोलन की बात किया जाए, मध्यकालीन भारत में जो भक्ति आंदोलन होता है वो किसके विरुद्ध शुरू होता है, तो हम लोग बात करेंगे पहले उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। ठीक, उत्तर प्रदेश में अगर भक्ति आंदोलन की बात किया जाए, ठीक, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन भारत के संदर्भ में पहले देखें तो यह दक्षिण भारत से शुरू होता है। ठीक है, दक्षिण भारत से शुरुआत होती है, अलवार और नयनार। ठीक, ये दो प्रमुख जो संतों का ग्रुप था वहाँ से शुरू होता है, और ये दोनों ग्रुप जो है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और जैन धर्म चल रहा था। ठीक, और ये दोनों धर्म जो है वैदिक कर्म कांडों के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध जो है लोकप्रिय हुए थे। तो इन दोनों के समानांतर, ठीक, इन दोनों के समानांतर जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार शुरू होता है। ठीक, दक्षिण भारत में अलवार तथा नयनार। ठीक, तो ये दो प्रमुख ग्रुप था, अलवार में ये वैष्णव संत थे, या वैष्णव संत संत थे इसमें, और नयनार में जो है शैव संत थे। ठीक, इन दोनों ग्रुप ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, ठीक है, ये भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है रामानंद को जाता है। ठीक है, रामानंद थे। ठीक, तो रामानंद जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य किया। ठीक, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का कार्य किया। ठीक, और रामानंद के विषय में थोड़ा सा जान लिया जाए तो रामानंद, इनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। रामानंद के विषय में, ठीक, तो रामानंद ये रामानुजाचार्य के जो रामानुजाचार्य हैं, ये उनके शिष्य थे। ठीक है, रामानंद जो है रामानुजाचार्य के शिष्य थे। ठीक, और रामानंद जो है ये, इनका जन्म देखा जाए तो जन्म प्रयागराज में हुआ था। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, और इन्होंने अपने शिष्य, ठीक है, रामानंद के जो शिष्य हैं, अलग अलग जाति के शिष्य, जातियों के लोगों को शिष्य बनाया। अलग अलग जाति के लोग हुए। ठीक, जिनमें कबीर, रैदास, ठीक, रैदास, सेना, धन्नी, ये सब जो है रामानंद के शिष्य थे। ठीक, और रामानंद ने भक्ति के लिए, ठीक ना, रामानंद ने भक्ति के लिए राम की भक्ति आरंभ की। ठीक, भक्ति के लिए विष्णु की जगह
राम की भक्ति। ठीक, राम की भक्ति आरंभ की। तो रामानंद ने राम की भक्ति शुरुआत की और बाद में यह भक्ति आंदोलन, ठीक, भक्ति आंदोलन जैसे धीरे धीरे इसका प्रसार होता चला गया, तो ये बाद में भक्ति आंदोलन जो है दो भागों में बट जाता है। भक्ति आंदोलन है ये बाद में दो प्रमुख भागों में बट जाता है, जिसे बोलते हैं एक निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक, और दूसरा होता है सगुण। ठीक, निर्गुण भक्ति में सबसे प्रमुख नाम आता है कबीर का। ठीक, कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा से थे, और सगुण भक्ति परंपरा में नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास, चैतन्य प्रभु, सूरदास। ठीक, तो ये सब प्रमुख प्रमुख भक्त हुए हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा कबीर के विषय में, एक दो चीजें जान लेते हैं बाकी। ठीक, कबीर के विषय में जान ले तो कबीर ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन। ठीक, कबीर जो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके जन्म की बात किया जाए, जन्म काशी में लहरतारा नामक स्थान पर। ठीक है, और इनकी मृत्यु आज का वर्तमान में जो है संत कबीर नगर, ठीक, संत कबीर नगर मगहर में। मगहर ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर जिले में मगहर है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इन्होंने आडंबर का घोर विरोध किया। इन्होंने आडंबरों का घोर विरोध किया। ठीक है, और जैसे धार्मिक कर्म कांड हो गए, अवतारवाद हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, ठीक, इन सब का विरोध किया। और इन्होंने एक ईश्वरवाद, ठीक, एक ऐश्वरवाद या एकेश्वरवाद बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं एकेश्वरवाद। ठीक, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। ठीक है, और अब हम बात करेंगे, आगे चलते हैं एक दो लोगों के विषय में और थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जैसे तुलसीदास हो गए। ठीक है, तो तुलसीदास के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक दो चीजें। तुलसीदास, ठीक, तो इनका जन्म जो है चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। ठीक, चित्रकूट के राजापुर गांव में। ठीक है, और इन्हों और कहा जाता है ये अकबर, अकबर के समकालीन थे। ये अकबर के समकालीन थे, और इन्होंने रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना की। ठीक,
ये राम भक्ति जो सगुण भक्ति धारा है उससे संबंधित थी, और राम की भक्ति पर उन्होंने राम का गुणगान किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं अब मुगल काल पर। ठीक, हम लोग बात करेंगे अब मुगल काल। ठीक, तो मुगल काल में हम लोग बात करेंगे, पहले बाबर से ही शुरू करते हैं। ठीक, तो मुगल वंश की जो नींव रखी थी इन्होंने, मुगल वंश की नींव रखी। ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान, ठीक, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, इब्राहिम लोदी को पराजित करके ये मुगल वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, और बाबर जो है 1527 में, ठीक, खानवा का युद्ध लड़ते हैं, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध की बात की जाए, खानवा के युद्ध में इन्होंने लग राणा साका, ठीक है, खानवा के युद्ध में इन्होंने मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ठीक, राणा सांगा को पराजित किया। ठीक, और 1528 में इन्होंने 1528 में चंदेरी के युद्ध में, ठीक, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। ठीक, और आगे चलते हैं तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक, और घाघरा के युद्ध में इन्होंने बंगाल, ठीक, बंगाल और बिहार की जो संयुक्त सेना थी उसे पराजित किया। ठीक, बंगाल, बिहार की संयुक्त संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, तो ये हुआ 1529 में, और 1530 में 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर की मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम है हुमायूं। ठीक, तो हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है और शासन शुरू करता है, लेकिन हुमायूं